नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्यादेश। राष्ट्रपति टॉपिक हम पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति में हमने निर्वाचन प्रक्रिया, महाअभियोग प्रक्रिया देख लिया था। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे रखी है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अध्यादेश जो टॉपिक है उसमें आप पहले देखिए, इंग्लिश में अध्यादेश को कहा जाता है ऑर्डिनेंस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका एड्रेस बताया जा रहा है कि अध्यादेश जो है वो किस अनुच्छेद में है और कहाँ दे रखा है संविधान में। हमने बिल्कुल पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि हमारे संविधान में भाग कितने हैं, 22, और उन 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं। तो उन 22 भागों में 395 अनुच्छेद को किस तरीके से वर्गीकृत कर रखा था उनको देखते हैं। तो पांचवा भाग है, उसमें अनुच्छेद हैं 52 से लेके 151 तक। 52 से लेके 151 तक जा रहे हैं। बीच में एक अनुच्छेद पड़ रहा है 123, जिसमें किसके बारे में दे रखा है, अध्यादेश के बारे में। अब ये इतना एड्रेस आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी 28 तारीख को जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का संस्कृत विभाग का, उसका एक क्वेश्चन देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि कंपटीशन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। खाली अनुच्छेद की संख्या याद करने से आपका जो पेपर है वो सॉल्व नहीं हो रहा। अनुच्छेद के साथ साथ वो किस भाग में है, किस अध्याय में है, यहाँ तक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहले आप उस क्वेश्चन को देखिए एक बार, और वो क्वेश्चन हमारे इस स्लाइड से किस तरीके से सॉल्व होता है उसे देखिए। क्वेश्चन ये आया था कि भारत के संविधान के भाग 5, कौन सा भाग, भाग 5 के अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है राष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति के जो संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो शुरू में आ जाते हैं 52 से 73 तक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG, इनके अनुच्छेद हैं 148 से लेके 151 तक। उसके बाद आप देखेंगे मंत्रिपरिषद जो है वो आ जाएगा आपका 74-75 में, और महान्यायवादी जो है वो आपको मिलेंगे अनुच्छेद 76 में। अब यहाँ देखिए, ये आपको बता रखा भाग 5। भाग 5 में शुरू वाला जो अध्याय है यानी अध्याय पहला, उसमें ऊपर टॉपिक क्या दे रखा है, संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका में आप देखेंगे तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शामिल हैं, तो अनुच्छेद आ गए 52 से 73। मंत्रिपरिषद की बात कर रखी है 74 और 75, और महान्यायवादी की बात कर रखी है अनुच्छेद 76। यानी यहाँ तक तो अध्याय 1 हो गया। ये बाद वाले अध्याय हैं, तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है यानी CAG 148 से 151 वो आगे वाले अध्याय में। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि भाग 5 के अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अध्याय 1 में राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, मंत्रिपरिषद भी, और कौन है, महान्यायवादी भी है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा खाली अनुच्छेद से काम नहीं चल रहा, अनुच्छेद किस भाग में है, किस अध्याय में है, इतने डीप लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तभी आपको यहाँ पे सबसे पहले अध्यादेश जो है उसका एड्रेस याद करवाया कि वो संविधान में कहाँ है। अध्यादेश अनुच्छेद है 123, अनुच्छेद 123 किस भाग में है, भाग 5 में। और भाग 5 जो है उसमें किसके बारे में दे रखा है, संघ के बारे में यानी केंद्र के बारे में। कुल भाग हमारे संविधान में है 22, और उसमें 5वें भाग के अंदर अध्यादेश के बारे में दे रखा है, जिसकी अभी पूरी जानकारी हम लेते हैं। अध्यादेश का इंग्लिश नाम आपको बता दिया, ऑर्डिनेंस। आगे देखिए, अध्यादेश जो है उसको हम इस तरीके से वर्गीकृत करके पढ़ेंगे कि अध्यादेश की प्रकृति कैसी है, ये व्यवस्था केवल कहाँ है, भारत में ही है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है, प्रावधान क्या है कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है, समय सीमा क्या है, और शक्तियाँ क्या हैं। ये सब पढ़ने से पहले आप इसकी पृष्ठभूमि देखिए। देखिए, कोई भी यदि कानून बनता है, कानून को आप अधिनियम भी बोल सकते हैं, कोई भी अधिनियम या इंग्लिश में कहा जाता है एक्ट बन रहा है, तो कितनी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपके पास संसद के अंदर 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से कानून बनना शुरू होता है। शुरू में जो प्रस्ताव रखा जाता है वो किस रूप में रखा जाता है, विधेयक के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। ये बिल दोनों सदनों से पारित होने के बाद
किसके साइन होते हैं? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद यानी 1 2 3 स्टेज पार करने के बाद ये क्या बन जाता है? अधिनियम। ये नॉर्मल कानून बनने की प्रक्रिया है, दोनों सदन से पारित होना, फिर राष्ट्रपति के साइन होना। तो बिल ने किसका रूप ले लिया? एक्ट का रूप ले लिया। लेकिन मान लीजिए ये जो 2 सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं, ये किसी परिस्थिति में या कभी सत्र में नहीं है। सत्र का मतलब जो पूरा वर्ष है हमारा, पूरे वर्ष भर सदन जो हैं सत्र में नहीं बैठते हैं, काम नहीं करती हैं, बीच बीच में इनकी छुट्टियां रहती हैं। तो जब ये सत्र में नहीं है, अनुपस्थित हैं, उस समय मान लो ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि देश में एक नया कानून लाना है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि किसी भी कानून को बनने के लिए दोनों सदनों की उपस्थिति जरूरी है, दोनों का सत्र में होना जरूरी है। तो आपको ये प्रक्रिया बताए कि दोनों पारित करेंगे विधेयक को, दोनों सदन, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, तब जाके कानून बनता है। और किसी समय ये दोनों या इनमें से एक सदन अनुपस्थित है और कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति को एक शक्ति दे रखी है अनुच्छेद 123 के तहत कि वो क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश। अध्यादेश देखें तो वास्तव में क्या है? अधिनियम ही है, एक्ट है, लेकिन वो इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा नहीं बना। ये अस्थायी एक्ट है, यानी कुछ समय के लिए लागू रहेगा, अल्पकालीन होता है। इसकी समय सीमा अभी पढ़ेंगे। तो आपको ये पता चला कि अध्यादेश क्या चीज है? कानूनी है, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है, तो खाली किसने जारी कर दिया? राष्ट्रपति ने। अब आगे देखिए, इसमें हमारे शासन के जो 3 अंग हैं, 3 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। ये शासन के जो 3 अंग हैं, इन तीनों के अलग अलग काम हैं। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और इस विधायिका में ही आती हैं लोकसभा, राज्यसभा, जिसे हम विधायिका को हम क्या कह सकते हैं? संसद भी कहते हैं। संसद के अंग जो है 3 माने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कानून बनने के लिए तीनों जरूरी हैं। कार्यपालिका जो है, इसमें मंत्री, मंत्री परिषद वगैरह आता है, और इसका काम होता है शासन को चलाना, गवर्नमेंट चलाना, सरकार यही कहलाती है। न्यायपालिका का काम होता है संविधान का संरक्षण करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये जो शासन व्यवस्था है, ये सब संविधान के अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कौन ध्यान रखती है? न्यायपालिका। यानी तीनों के अलग अलग काम है, विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का। ये कानून बना रही है, शासन चला रही है, और ये संविधान का संरक्षण कर रही है। अब ध्यान रखना आपको, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसे बोलते हैं शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। यानी शासन के ये जो 3 अंग हैं, तीनों के अपने अलग अलग काम हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन कई बार व्यवस्था ऐसी करनी पड़ती है यदि कि जैसे ये प्रेजेंट नहीं है तो इसको अपने हाथ में इसका काम लेना पड़ता है। जो अभी आपको बताया अध्यादेश में, मान लीजिए ये सदन, कोई सा भी सदन सत्र में नहीं है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा क्या कर रहे हैं? कानून बना रहे हैं। माना कि वो कानून जो है वो अल्प अवधि के हैं, लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका किसका काम कर रही है? विधायिका का। तो अध्यादेश जो है, अध्यादेश को लोकतंत्र के प्रतिकूल भी माना जाता है कई बार, क्योंकि कार्यपालिका ने किसका काम हाथ में ले लिया है? विधायिका का। तो यहां ध्यान रखा कि कार्यपालिका की घुसपैठ हो रही है विधायिका में, तो ये अध्यादेश शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि सबके अलग अलग काम है, अलग अलग शक्तियां हैं, स्पष्ट बंटवारा है इनके बीच में, लेकिन यहाँ पे ये इसके काम में घुसपैठ कर रही और लोकतंत्र के भी थोड़ा प्रतिकूल माना जाता है। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने अध्यादेश की व्यवस्था जो है वो संविधान में की, क्योंकि हमारा जो नव स्वतंत्र राष्ट्र था
उसे विकास की ओर अग्रसर था, उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि अचानक कोई कानून बनाना है और सदन सत्र में नहीं है, तो ये व्यवस्था लानी पड़ी जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा एक नया कानून ला सकता है। तो ये अल्पकालीन व्यवस्था जो की गई है उसे हम क्या कह रहे हैं, अध्यादेश कह रहे हैं। अब इसमें आगे देखिए, आप देखेंगे कि ये व्यवस्था भारत में ही है, अध्यादेश जारी करने की व्यवस्था और कहीं नहीं है, जहां एक कार्यपालिका के अध्यक्ष को विधायी शक्ति दी गई है, कानून बनाने की शक्ति दी गई है जब विधायिका क्या है, एब्सेंट है। उसके बाद में आगे देखिए, ये आपको बता ही दिया कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। ये सिद्धांत किसका दिया हुआ था, मोंटेस्क्यू का। आगे ध्यान रखिए, ये कैसी विधि है, अस्थायी विधि है, अस्थायी कानून है। अभी इसकी हम समय सीमा देखेंगे, ये परमानेंट कानून नहीं है। अगला देखेंगे प्रावधान कि कब अध्यादेश राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं, कब जारी कर सकते हैं। तो संसद के दोनों सदन जो हैं सत्र में नहीं हों, जैसा कि आपको बताया था कि एक कानून बनने के लिए दोनों सदन से पारित हो, फिर उसके बाद किसके साइन हो, राष्ट्रपति के। तो इनमें से एक भी सदन यदि एब्सेंट है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और पहली कंडीशन तो ये कि सत्र में ना हो, दूसरी कंडीशन ये कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि तुरंत कोई कानून बनाना है, ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब एक चीज आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति इसमें अपने विवेक अनुसार फैसला नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पे। तो ये समाधान राष्ट्रपति को नहीं, वास्तव में किसको, मंत्री परिषद को ये समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक तुरंत कानून चाहिए तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब इसकी प्रकृति अल्पकालीन है, समय सीमा शक्तियां अभी देखते हैं। सबसे पहले आप इस चीज के बारे में देखिए कि संसद के सत्र, संसद जो है काम कर रही है, इसके जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, वो कब कब काम कर रहे हैं, सत्र की बात करते हैं। तो सत्र के बारे में संविधान में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 85 है। अब 85 आपको समझ में आ रहा होगा, अभी एड्रेस पढ़ा आपने। भाग 5 कहाँ से चालू हो रहा है, 52 से लेके 151 तक। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये 85 जो है वो भाग 5 में है। उसमें दे रखा है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यानी पूरे वर्ष भर संसद के दोनों सदन जो काम कर रहे हैं, वो काम करने आ रहे हैं, उनकी छुट्टी जो है वो बीच में 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। फिक्स कोई सत्र नहीं बता रखे, लेकिन फिर भी भारत में जो संसद के सत्र होते हैं वो देखिए 3 सत्र होते हैं, 3 बार सदन बैठते हैं, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन। बजट सत्र जो है वो चालू होता है फरवरी से लेके कब तक चलता है, मई तक। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने कौन सा सत्र है, बजट सत्र। फिर 1 महीने की छुट्टी यानी जून की छुट्टी, मानसून सत्र आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। कितने महीने हो गया, 3 महीने। फिर अक्टूबर 1 महीने की छुट्टी, कौन सा सत्र है, शीतकालीन सत्र, जिसमें नवंबर और दिसंबर कितने महीने का हो गया, 2 महीने का। तो ये पारंपरिक तौर से कितने, 3 सत्र जो हैं हमारे सदन के हैं, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा के। तो इन सत्रों को यदि आप देखोगे तो सबसे लंबा सत्र कौन सा है, बजट सत्र। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नॉर्मली कितने सत्र बैठते हैं, कितनी बार सदन काम करने के लिए बैठते हैं, 3 बार, बजट सत्र, मानसून सत्र और कौन सा है, शीतकालीन सत्र। और थोड़ा ट्रिक से आप इनके टाइम पीरियड भी याद कर सकते हैं कि फरवरी से मई 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने और बीच में 1-1 महीने का गैप है। अब इसमें आगे ध्यान रखिए कि सत्र जब बैठ रहा है, सदन आ रहा है, लोकसभा के मेंबर्स लोकसभा में आ रहे हैं काम करने के लिए, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं सत्र को आहूत करना यानी बुलाना। जैसे सिंपल सा उदाहरण लीजिए, स्कूल में छुट्टी हो गई है 2 महीने की, 2 महीने की छुट्टी है, ग्रीष्म अवकाश है, उसके बाद बच्चों को बुलाया जाता है तो ऑर्डर प्रिंसिपल से निकल रहा है, तो प्रिंसिपल उनको आहूत कर रहा है, यानी राष्ट्रपति सत्र को बुला रहा है। इसे कहा जाता है सत्र को आहूत करना। और जब सत्र 2-3 महीने संसद ने काम किया, लोकसभा या राज्यसभा ने, उसके बाद जब सदन को, सत्र को खत्म किया जाता है, सदन खत्म नहीं किया जा रहा, तो उसे बोला जाता है सत्रावसान। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोरोगेशन। क्या कहा जाता है, प्रोरोगेशन। और सत्र को आहूत करना कहलाता है समोनिंग। ये दोनों काम जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। हम संसद वाला पूरा टॉपिक पढ़ेंगे,
वहां आपको एक शब्द और बताया जाएगा, विघटन। विघटन अलग चीज होती है। दूसरा एक नाम और बताया जाएगा, स्थगन। स्थगन कौन कर सकता है? जब सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा अपना काम कर रहे हैं, उस समय उनको बीच में स्थगित करने के लिए जो आदेश है वो सदन का अध्यक्ष दे सकता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सदन को क्या कर सकता है? स्थगित। सिंपल सा उदाहरण लीजिए, क्लास को थोड़ी देर के लिए स्थगित करने का काम किसके हाथ में है? क्लास टीचर के हाथ में। लेकिन 2 महीने की छुट्टी यानी बीच में पूरा सत्र खत्म कर रहे हैं, वो जो है वो आदेश कौन देगा? राष्ट्रपति। तो सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना, ये सारी बात किस में लिखी हुई है? अनुच्छेद 85 में। ये किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। और फिर वही बात है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे। और 2 सत्रों के मध्य मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 महीने का। तो ये आपको छुट्टियां बताई हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं? 6 महीने की। अब आगे देखिए यहाँ पे कि अध्यादेश जारी कब हो सकता है। अध्यादेश जो है यदि दोनों सदन बैठे हैं तो नॉर्मल जो कानून बनता है उस तरीके से बनाया जा सकता है, दोनों से पारित करवाए, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाए। लेकिन ये कंडीशन है, मान लीजिए लोकसभा एब्सेंट है, सत्र में नहीं है, और राज्यसभा प्रेजेंट है, तो एक सदन नहीं है तो कानून नहीं बन सकता। क्या जारी किया जा सकता है? अध्यादेश। वही कंडीशन, लोकसभा प्रेजेंट है, राज्यसभा एब्सेंट है, यहाँ पे दोनों ही क्या हैं? एब्सेंट हैं, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, नाम लिया जा रहा है, सत्र में नहीं है तब अध्यादेश जारी करेंगे, यानी प्रेजेंट नहीं है, छुट्टियों पे गए हुए हैं। लोकसभा मान लीजिए भंग है ही नहीं, सदन भंग है, नहीं है, उस समय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तो सत्र में नहीं होने पे अध्यादेश जारी होता है, भंग वाली कंडीशन अलग है, यानी ये सदन है ही नहीं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ये स्थायी सदन होता है। ये हम लोग संसद वाले टॉपिक में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ समझ में आया कि अध्यादेश जारी करने की कौन सी कंडीशन है, या तो इनमें से कोई एक एब्सेंट हो या दोनों एब्सेंट हो। दोनों प्रेजेंट होते हैं तो अध्यादेश जारी नहीं किया जाता, नॉर्मल कानून बनते हैं उस तरीके से बनेंगे। और यदि लोकसभा भंग है तो उस समय भी जो है अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये पूरा इसलिए बताया है क्योंकि हम पढ़ेंगे कि अध्यादेश जो है उसकी अधिकतम अवधि क्या रहेगी, कितने दिन तक अध्यादेश चल सकता है। तो यहाँ देखिए अवधि जो है, अवधि कह रखा है दोनों सदन के पुनः संवेत होने के 6 सप्ताह तक। अब दोनों सदन, जैसे मान लीजिए लोकसभा जो है, पुनः संवेत यही शब्द लिखा हुआ है संविधान में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीअसेंबल होना। तो दोनों सदन रीअसेंबल हो जाएं, उसके बाद कितना टाइम और लगेगा? 6 सप्ताह का टाइम लगेगा। उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर अंदर या तो दोनों सदन इसे प्रस्ताव पारित करके, संकल्प पारित करके क्या कर दें? खारिज कर दें, तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। या फिर पारित कर दें दोनों, तो दोनों पारित करने के बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, नॉर्मल एक्ट बन जाएगा ये। और इन्होंने कुछ नहीं किया 6 सप्ताह तक, तो ये स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ आपको ये मैक्सिमम 7.5 माह दिखा रखा है, ये देखिए। जैसे मान लीजिए एक सत्र है, ये सत्र समाप्त हुआ, मानसून सत्र जो है वो समाप्त हो गया, और अगला सत्र शुरू हो रहा है। शुरू होना यानी सत्र को आहूत करना, और आहूत कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अभी हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 85 में दे रखा है कि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितने महीने का हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। तो इसको समाप्त किया, उसके बाद राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश जारी करने के बाद कितना टाइम निकल चुका है? 6 महीने का। अब जो हमें कंडीशन दे रखी है कि मैक्सिमम 6 महीने तक ही छुट्टी हो सकती है, सत्र वापस शुरू हुआ, और वापस शुरू होने के बाद कितना टाइम और निकल सकता है? 6 सप्ताह का टाइम और निकल सकता है। अब इस 6 सप्ताह या इस लिमिट में आते ही इन 6 सप्ताहों के अंदर या तो सदन खारिज कर दे या पारित कर दे, कुछ भी नहीं बोलेगा तो ये अध्यादेश अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाता है। तो यहाँ 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का आपका 1.5 महीना बना, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी हो गई? 7.5 माह तक एक अध्यादेश जो है वो जारी रह सकता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि दोनों सदन छुट्टी पे गए हैं, लेकिन जब वापस पुनः संवेत यानी रीअसेंबल हो रहे हैं, तो मान लीजिए एक सदन 15 तारीख को बैठा आके, 15 जुलाई को,
दूसरा सदन जो है 25 जुलाई को रीअसेंबल हुआ है। तो यहाँ एक 15 जुलाई को और दूसरा वाला है 25 जुलाई को, यानी राज्यसभा मान लीजिए 25 जुलाई को और लोकसभा 15 जुलाई को बैठी है। तो जो दूसरा सदन बैठा है उसके बाद से क्या गिने जाएंगे, 6 सप्ताह गिने जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप। एक और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ने यहाँ पे अध्यादेश जारी किया, इन 6 महीने के दौरान राष्ट्रपति कभी भी इस अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। जिस तरीके से जारी किया गया उसी तरीके से, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पे इसे वापस भी लिया जा सकता है। कोई परिस्थितिवश, यानी बहुत परिस्थितियां ऐसी आ गई थी तभी ये कानून तुरंत लागू किया गया था, मान लीजिए वो परिस्थितियां जो है नॉर्मल हो जाएं तो उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस से लिया जा सकता है। आगे देखें इसमें कि ये जो अध्यादेश लागू हुआ है ये कानून है। अब इस कानून में क्या क्या शक्तियां हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों स्टेप से गुजरते हुए जितने भी कानून बनते हैं जो साधारण बहुमत से बनते हैं वो सारी शक्तियां इस अध्यादेश में होती हैं। यानी साधारण बहुमत से बनने वाले अधिनियम या कानून की शक्तियां किसको प्राप्त होंगी, अध्यादेश को। तो यहाँ देखिए साधारण बहुमत से बनने वाले एक्ट की सारी शक्तियां प्राप्त हैं। अब आपको ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जब पढ़ाया था तो आपको एक बहुमत समझाया था जिसे हमने कहा था विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2 कंडीशन जरूरी थी। 2 कंडीशन में आपने देखा था प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और एक था आपका साधारण कुल पदों का कुल जो संख्या है उसका 50%। ये देखा था हमने। ये विशेष बहुमत की 2 कंडीशन थी। संविधान में संशोधन करना होता है तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से जो विधेयक है वो पारित होना चाहिए। तो संविधान में संशोधन अध्यादेश द्वारा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के एक अध्यादेश जारी करके संविधान में कहीं फेरबदलाव नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन को कौन सा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत। और हमने अभी क्या पढ़ा है कि अध्यादेश में उन एक्ट की सारी शक्तियां होंगी जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, साधारण बहुमत से बनते हैं। बजट पारित किया जा सकता है अध्यादेश से, क्योंकि बजट एक कैसा विधेयक है, धन विधेयक। ये सभी प्रकार के विधेयक आपको बताए जाएंगे। धन विधेयक को पारित करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए होता है, साधारण बहुमत। तो बजट भी अध्यादेश द्वारा पारित किया जा सकता है। दूसरी बात, अध्यादेश जारी कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं वो पूर्ववत यानी भूतलक्षी प्रभाव के हो सकते हैं। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब है उन्हें बैक डेट से लागू किया जा सकता है। अध्यादेश में एक शक्ति और क्या है कि पूर्व के जो कानून है, पुराने जो कानून है उनको संशोधित भी कर सकते हो आप अध्यादेश से, और क्या कर सकते हो, खत्म भी कर सकते हो। किसी भी विधि को बदला जा सकता है। पुरानी कोई विधि है जैसे इंडियन पेनल कोड है, इसमें यदि आपको चेंजेस करने हैं तो आप अध्यादेश से कर सकते हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं और अध्यादेश की शक्ति बता दी है। ये अल्पकाल के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ यदि ये लंबे समय तक ऐसा चलता रहे तो ऐसा लगता है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के कार्य में क्या कर रही है, घुसपैठ कर रही है। इसमें कई बार ऐसा देखने को मिला है। देखिए आप, जैसे एक कानून जो है बनाना है, विधेयक रख दिया गया और आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर जिस दल को बहुमत होता है गवर्नमेंट उसी की है। अब यहाँ से तो पारित हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुमत है, और मान लीजिए राज्यसभा में उस दल को बहुमत नहीं है तो जो सरकार कानून लाना चाह रही थी वो राज्यसभा से पारित नहीं होता। यानी विधेयक जो है राज्यसभा लोकसभा में से पास हो गया, राज्यसभा में आके रुक गया, यानी कानून नहीं बन पा रहा है। तो फिर जो है यहाँ गवर्नमेंट क्या वेट करती है कि सत्र समाप्त हो जाए। सत्र समाप्त होने के बाद किससे आदेश जारी करवा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति से, यानी अध्यादेश के रूप में कानून ला दिया जाता है। तो कई बार ये देखने को मिलता है बहुमत नहीं होने पे ऐसा इसका यूज किया जाता है। तो कार्यपालिका की विधायिका में क्या मानी जा रही है, घुसपैठ मानी जा रही है। अल्पकालीन के लिए ये व्यवस्था ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं कि ये जो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा लाया गया है क्या इसका न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। आपको बताया था शासन के जो 3 अंग हैं, न्यायपालिका का काम यही होता है कि सभी अंग अपने हिसाब से काम करें, संविधान के अनुसार जो है शासन व्यवस्था चले, इसकी देखरेख कौन कर रही है, न्यायपालिका। यदि कार्यपालिका विधायिका अपने दायरे से परे होकर काम कर रही हैं, दूसरे के दायरे में घुसपैठ कर रही हैं, तो न्यायपालिका उसका पुनर्वलोकन कर सकती है।
तो अब अध्यादेश जो जारी किया है उसका पुनर्वलोकन हो सकता है कि नहीं, तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखेंगे, एक मामला हुआ था, एक वाद आरसी कूपर बनाम भारत संघ। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो राष्ट्रीयकरण एक अध्यादेश से ही हुआ था, यानी गवर्नमेंट ने, मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी राष्ट्रपति को और अध्यादेश जारी करके 14 बैंकों का क्या कर लिया गया था, राष्ट्रीयकरण। तो आरसी कूपर जो केस था इसमें कहा था कि ये अध्यादेश जो जारी किया जा रहा है उसकी आप न्यायिक पुनर्वलोकन कीजिए। और न्यायिक पुनर्वलोकन किस आधार पे होना चाहिए, यहाँ जो हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए। अध्यादेश जारी करने की 2 शर्तें थी। पहली शर्त क्या बताइए आपको, कि सदन जो है वो सत्र में ना हो। दूसरा, राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि तुरंत कानून चाहिए, तो वो क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसमें ध्यान रखिए, ये राष्ट्रपति को जो समाधान हुआ है वास्तव में किसको समाधान हुआ था, मंत्रिपरिषद को। और यदि मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति की जो इंटेंशन है वो असद्भाव के आधार पर है, यानी इनकी भावना सही नहीं है, अध्यादेश जारी करवाने की असद्भाव के आधार पर है, ये समाधान किस आधार पे हुआ है, असद्भाव के आधार पे, तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय ले सकता है। ये बात किसमें कही गई, आरसी कूपरवाद में। तो याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति का समाधान यदि असद्भाव के आधार पे है, मेलाफाइड इंटेंशन है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है कि अध्यादेश क्यों जारी किया गया। अब इंदिरा गांधी की सरकार ने 38वां संविधान संशोधन करवाया 1975 के अंदर, और उसमें जो ये अध्यादेश वाला अनुच्छेद था, अनुच्छेद 123, उसमें उपखंड जुड़वा दिया 4, और इसमें क्या कहा कि न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता, न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता। राष्ट्रपति ने जो फैसला ले लिया, जो अध्यादेश जारी किया है वो अंतिम है, उसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता। बाद में जनता पार्टी की सरकार के समय 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसमें ये 123 में जो 4 जोड़ा गया था खंड, इसको वापस हटाया गया, और ये जो पहले वाली स्थिति थी कि न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है, यही रखी कि ये 3 मामले याद रखने हैं आपको, आरसी कूपरवाद, दूसरा याद रखना है 38वां संविधान संशोधन, तीसरा याद रखेंगे आप 44वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पता चला कि आरसी कूपरवाद में तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि राष्ट्रपति को जो समाधान हो रहा है वो यदि असद्भाव के आधार पे है तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें एक खंड जुड़ा के क्या लिख दिया कि न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता, और जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा उस खंड को हटा दिया है, और क्या कहा गया कि न्यायिक पुनर्वलोकन। अब अध्यादेश से संबंधित क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ देखिए, हमने अनुसूची पढ़ी थी, जो 7वीं अनुसूची थी, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट थी। 3 लिस्ट कौन कौन सी, एक तो थी संघ सूची, एक थी समवर्ती सूची, और एक थी राज्य सूची। इन लिस्टों के अंदर विषय थे जिन विषयों पे कानून बनाए जा सकते हैं। संघ सूची में वो विषय थे जिनमें कौन कानून बना सकती है, केंद्र सरकार। राज्य सूची पे वो विषय थे जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची जो है, इसमें वो विषय थे जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यानी अब पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन से विषय पे अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो केंद्र सूची वाले आ रहे हैं उन पे और समवर्ती पे, इन दोनों विषयों पर अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। तो किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, संघ और समवर्ती सूची। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। अब याद कीजिए, आपको पूरा बताया था, दोनों सदन यदि प्रेजेंट हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आराम से कानून बनाया जा सकता है। तो यहाँ दे रखा है कि जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो तो इस समय तो जारी किया जा सकता है, केवल लोकसभा ही सत्र में हो जारी किया जा सकता है, जब दोनों सत्र में हो, दोनों सत्र में हैं तो उस समय जारी नहीं किया जा सकता।
एक आपको पहले भी बताया था, ये जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं थोड़ा उन पे आप पढ़ते समय सर्किल कर लीजिए ताकि गड़बड़ ना हो, कि किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सदन जो हैं सत्र में हो उस समय जारी नहीं किया जा सकता, उस समय नॉर्मल कानून बन सकते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 123। और किस भाग में है? भाग 5 में। आप बाद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ेंगे। राज्यपाल को राज्यों के जो विषय हैं उससे संबंधित अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे रखी है, वहां देखेंगे तो अनुच्छेद कौन सा है? 213। यानी इसी संख्या को आगे फेरबदल करना है। ये तो है भाग 5 में। अगला भाग जब हम पढ़ेंगे भाग 6, तो भाग 6 में अनुच्छेद आएगा कौन सा? 213, जहां राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियां हैं। उसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या लिख रखा है? आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ऐसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी है कि आपातकाल में अध्यादेश जारी होते हैं। हमने पढ़ा है कि सदन जब एब्सेंट रहता है तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो ध्यान रखिए यहाँ आपको ये लिखना है कि सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। अगला है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो राष्ट्रपति यहाँ कानून बना रहा है और कानून बनाने की शक्ति कौन सी होती है? विधायी शक्ति। तो यहाँ राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति दे दी गई है? विधायी शक्ति। तो ये आपको समझ में आया पूरा अध्यादेश से संबंधित। ये अल्पकालीन अवधि है, अवधि के लिए बनाया जाता है और मैक्सिमम टाइम लिमिट इसकी कितनी है? 7.5 महीने। तो ये अध्यादेश से संबंधित पूरा आपको पाठ पढ़ा दिया गया है, इसके एमसीक्यूज भी करा दिए गए हैं। अगला टॉपिक जो है हम वो संसद से संबंधित लेंगे। आपके सिलेबस में पूरा संसद टॉपिक जो है वो दे रखा है। धन्यवाद।